टैक्सोनॉमी वर्ड जो है ये जनरली तो ये खुद दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक टैक्सेस और दूसरा नॉमी और नोमोस। ठीक है, टैक्सेस का मतलब अरेंजमेंट, ठीक है, एंड नोमोस का मतलब लॉज। ठीक है, तो देखो जनरली टैक्सोनॉमी का मतलब क्या है कि पूरा ही प्रोसीजर, ठीक है, स्टडी ऑफ प्रोसीजर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कि किसी तरह से हम किस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को या किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्या कर रहे हैं, उसको क्लासिफाई करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, वो कौन से सारे फीचर्स है, कौन सी सारी सिमिलैरिटी है या कौन सी सारी डिसिमिलैरिटी है, जिसकी बेसिस पे हम किस तरह से किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करेंगे। और क्लासिफाई करने का मतलब है कि किस तरीके से हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर ग्रुप प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और वही पर्टिकुलर ग्रुप क्या होगा, उस ऑर्गेनिज्म का एड्रेस होगा। ठीक है, मतलब कि अगर आपको फीचर पता है, ठीक है, अगर आपको फीचर पता है तो आप बहुत ही आसानी से उस ग्रुप में जा सकते हो। ठीक है, और उस ग्रुप में पहुंचकर आप उस ऑर्गेनिज्म की पूरी स्टडी कर सकते हो। ठीक है, या फिर अगर आपको ग्रुप पता है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली उस ग्रुप में जाकर वहां भी किसी भी जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे उन सारे ही ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात समझे। अब टैक्सोनॉमी वर्ड जो है इसको प्रपोज किया था एपीडी कैंटोने ने। किसने प्रपोज किया था? एपीडी कैंटोने ने। ठीक है, अब तो बॉटनी की वो ब्रांच जिसमें हम टैक्सोनॉमी की स्टडी करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक बॉटनी। क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक बॉटनी। ठीक है, आगे बात सुनो। अब अगर हम सिस्टमैटिक की बात करें, है ना, अगर हम सिस्टमैटिक की बात करते हैं तो सिस्टमैटिक का सिंपल सा मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अरेंजमेंट का मतलब है जैसे कि आप लोग का आधार कार्ड बना होगा, है ना, तो जब उस आधार कार्ड पे जो आपका एड्रेस है, ठीक है, एड्रेस में पहले क्या लिखा जाता है? पहले पोस्ट लिखा जाता है, फिर विलेज लिखा जाता है ना, फिर डिस्ट्रिक्ट लिखा जाता है, फिर उसके बाद स्टेट आता है। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर सीक्वेंस है ना, चाहे वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो चाहे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, वही क्या कर रहा है, वही एक पर्टिकुलर सीक्वेंस ही क्या है? अरेंजमेंट। ठीक है, कि अगर आपको मुझे ढूंढना होगा तो पहले आपको मेरे स्टेट में पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, फिर उस स्टेट की उस डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ेगा। ठीक है, फिर डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे विलेजेस होंगे, फिर वो विलेज, फिर पोस्ट, फिर आप मेरे घर तक पहुंचोगे। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस जो आपने फॉलो किया है वही क्या है? एक्चुअली में अरेंजमेंट। ठीक है, अगर आप उस सीक्वेंस को फॉलो नहीं करोगे तो क्या आप उस तक पहुंचोगे? या क्या मैं आप तक पहुंचूंगा? नहीं। ठीक है, तो अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्टडी आपको करनी है, ठीक है, तो अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्टडी आपको करनी है तो आपको एक सीक्वेंस फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है, और वो कौन कौन से सीक्वेंस हैं, ठीक है, ये आगे चैप्टर में हम पढ़ेंगे, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? कैटेगरीज। ठीक है, तो जनरली 7 टाइप की कैटेगरी है जो हमें पढ़नी है। ठीक है, और जितने भी ऑर्गेनिज्म पूरे अर्थ पे प्रेजेंट है, जितने भी ऑर्गेनिज्म पूरे अर्थ पे प्रेजेंट है, वो सारे ऑर्गेनिज्म इन्हीं 7 कैटेगरीज में से। ठीक है, इसके अलावा कोई भी कैटेगरीज नहीं है। ठीक है, हाँ ये हो सकता है कि कुछ कैटेगरी और भी बहुत सारी सब कैटेगरीज में डिवाइड हो जाए। ठीक है, कुछ कैटेगरीज और भी बहुत सारी सब कैटेगरीज में डिवाइड हो, जैसे कि आप मेरे घर तक पहुंचे, बट क्या वो पूरा का पूरा घर मेरा एड्रेस है? क्या मैं उस पूरे घर में मिलूंगा आपको? नहीं, मैं उस घर के किसी पर्टिकुलर रूम में आपको मिलूंगा, है ना। तो वो जो एक पर्टिकुलर रूम है वो क्या एक सब पार्ट है मेरे घर का। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ कैटेगरीज जो है वो बहुत सारी सब कैटेगरीज में डिवाइड हो जाए, लेकिन जितनी भी कैटेगरीज होंगी यही 7 मेजर कैटेगरीज हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई भी कैटेगरी नहीं है। हाँ सब कैटेगरीज हो सकती हैं बट कोई कैटेगरी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ सकते। तो जितनी भी कैटेगरीज होंगी ये सारी हमारे लिए क्या होंगी? मेजर यूनिट।
ठीक है। और अगर सब कैटेगरीज होती हैं, अगर सब कैटेगरीज होती हैं तो वो हमारे लिए माइनर यूनिट होगी, ठीक है। आगे बात समझे। तो ये तो नॉर्मल इंट्रोडक्शन था टैक्सोनॉमी का। अब पूरी ही टैक्सोनॉमी में, ठीक है, पूरी ही टैक्सोनॉमी में हम जनरली 4 पॉइंट्स की स्टडी करते हैं। कौन कौन से? चलो थोड़ा बहुत बताया था, कौन कौन से? ये वो मेजर 4 पॉइंट है। एक पहला आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन एंड देन एप्लीकेशंस, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन का सिंपल सा मतलब है कि आप क्या कर रहे हो, आप किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर रहे हो, ठीक है। आइडेंटिफाई किस बेसिस पे करोगे? चाहे कोई सिमिलर कैरेक्टर हो, चाहे कोई डिसिमिलर कैरेक्टर हो, ठीक है। तो अगर आप सिमिलर या डिसिमिलर कैरेक्टर का यूज करके किसी भी ऑर्गेनिज्म को रिकॉग्नाइज करने का काम कर रहे हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। आपने क्या किया, किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को रिकॉग्नाइज किया, अब उसकी आप क्या करोगे? नेमिंग, ठीक है। तो नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज नोमेनक्लेचर, ठीक है। अगला है क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब देखो क्लासिफिकेशन, जितने भी ग्रुप मतलब कि जितनी भी कैटेगरीज, किसी भी ऑर्गेनिज्म को हमें किस कैटेगरी में रखना है या किस सब कैटेगरी में रखना है, ठीक है, ये सारा ही प्रोसीजर फॉलो कैसे होगा? उन सारे ही कैरेक्टर के बेसिस पे, उन सारे ही कैरेक्टर के बेसिस पे, जिसकी बेसिस पे आपने किसी भी ऑर्गेनिज्म को रिकॉग्नाइज किया हुआ है, ठीक है। जैसे ही क्या हुआ कि आपके पास ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म था, ठीक है, इसके बहुत सारे सिमिलर कैरेक्टर होंगे, है ना, इसके बहुत सारे सिमिलर कैरेक्टर होंगे। सिमिलर कैरेक्टर का मतलब कुछ वो सारे कैरेक्टर जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से कैसे होंगे? एकदम सेम टू सेम, ठीक है। तो आपने क्या किया, उसी सिमिलर कैरेक्टर के बेसिस पे किसी दूसरे टाइप के ऑर्गेनिज्म से क्या किया? उसको डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। या किसी भी डिसिमिलर कैरेक्टर के बेसिस पे, किसी भी डिसिमिलर कैरेक्टर के बेसिस पे आपने क्या किया? किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को क्या कर लिया? रिकॉग्नाइज कर लिया, ठीक है। अब उन्हीं सिमिलर या उन्हीं डिसिमिलर कैरेक्टर के बेसिस पे आप किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को कोई भी ग्रुप प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। हाँ, ये ध्यान में रखना कि ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को आप जो भी ग्रुप प्रोवाइड कर रहे हो, मान लो वो ग्रुप ए है, ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखा जाता है कि ये जो ए ग्रुप में जितने भी नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म होंगे, जितने भी नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म होंगे, ठीक है, इन सारे ही ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर कैसा होगा? सिमिलर। कैसा होगा? सिमिलर। कैसा होगा? सिमिलर, ठीक है। आगे बात समझो। अगर आप किसी दूसरे कैरेक्टर वाले ऑर्गेनिज्म को इस ग्रुप में रख रहे हो तो वहां पे टैक्सोनॉमी, वहां पे रूल्स जो है वो इनवैलिड हो जाते हैं, ठीक है। मतलब कि जैसे क्या है, आपको मान लो आपके पास क्या हुआ, आपके पास कोई ऑर्गेनिज्म आया, आपको कोई नया ऑर्गेनिज्म मिला, ठीक है, जिसका अभी कोई भी नाम नहीं था, ठीक है। हाँ, बट उस ऑर्गेनिज्म को देखकर आप उसके बहुत सारे कैरेक्टर बता सकते हो ना, कि उसके पास 4 पैर है या 2 पैर है ना। तो कोई भी पर्टिकुलर कैरेक्टर, है ना, उस पर्टिकुलर कैरेक्टर बेसिस पे आप क्या कर सकते हो? ये देख सकते हो कि ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो अभी अभी आपके पास आया है वो किस तरह से दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या है? डिफरेंट है, ठीक है, या वो किन सारे ऑर्गेनिज्म के साथ सिमिलर कैरेक्टर है उसका, ठीक है। तो जो सिमिलर कैरेक्टर हो रहे हैं, आप उसी ग्रुप में तो जाओगे ना जहां पे आपको ये सारे कैरेक्टर मिल जाए जो उस ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, ठीक है। तो जब वो सारे कैरेक्टर आपको मिल जाएंगे, मैच हो जाएंगे, उस ग्रुप से जो ग्रुप क्या कर रहा है? बता रहा है कि ये वाले कैरेक्टर वाले ऑर्गेनिज्म इसी ग्रुप में है, ठीक है। तो जैसे ही आप उस ग्रुप में पहुंचोगे ना, उस ग्रुप के अकॉर्डिंग, ठीक है, उस ग्रुप की कैरेक्टर के बेसिस पे आप उस ऑर्गेनिज्म की पूरी ही डिटेल स्टडी कर सकते हो, ठीक है। आगे बात, तो पूरी टैक्सोनॉमी हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या सिमिलर कैरेक्टर हैं या क्या क्या डिसिमिलर कैरेक्टर हैं, जिसकी बेसिस पे हमें किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को क्या करना है? एक ग्रुप प्रोवाइड करना है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी कैरेक्टर कुछ है ही नहीं, ठीक है।
कैरेक्टर दो ही हो सकते हैं, या फिर सिमिलर हो या फिर डिसिमिलर हो, कोई भी थर्ड ऑप्शन नहीं है। ठीक है, आगे बात समझ में। सिस्टमैटिक्स वर्ड जो है, इस वर्ड को इंट्रोड्यूस किया था लिनियस ने। ठीक है, पूरे टैक्सोनॉमी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट लिनियस ने। ठीक है, बार-बार किया है। ठीक है, तो अब देखो सिस्टमैटिक्स टर्म को इंट्रोड्यूस किया था किसने? लिनियस ने। और ये जो टर्म है, इट हैज बीन टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड सिस्टेमा। ठीक है, ये जो वर्ड डिराइव हुआ है, ये डिराइव हुआ है फ्रॉम ग्रीक वर्ड सिस्टेमा। ठीक है, अब सिस्टेमा का ही मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और सिस्टमैटिक का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस, ठीक है, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट, ठीक है, जो आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने में, उस ऑर्गेनिज्म की नेमिंग करने में, उसको एक ग्रुप प्रोवाइड करने के लिए जितने भी रूल, जितने भी प्रोसीजर फॉलो करोगे, उसी को हम क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक। ठीक है, क्योंकि उसी रूल, उसी प्रोसीजर के बेसिस पे आपको किसी भी ऑर्गेनिज्म का एड्रेस मालूम हो जाएगा, किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का, उसका कैरेक्टर, उसकी स्टडी कर सकते हो बहुत ही आसानी से। ठीक है, आगे बढ़ते। अब देखो सिस्टमैटिक जो है, ये जनरली दो, अकॉर्डिंग टू वेरियस टाइम इंटरवल, ठीक है, दो टाइप के हैं। एक ओल्ड सिस्टमैटिक्स। ठीक है, अब इस ओल्ड सिस्टमैटिक्स के अकॉर्डिंग अगर आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर रहे हो, अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर रहे हो जस्ट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। ठीक है, अगर आप मॉर्फोलॉजी का मतलब है अगर आप किसी भी ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी। ठीक है, तो अगर आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज करने का काम कर रहे हो, किसी भी ऑर्गेनिज्म को रिकॉग्नाइज करने का काम कर रहे हो, तो हम उसे क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी। ठीक है, और अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म का रिकॉग्निशन, उसका क्लासिफिकेशन हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, देन इट इज कॉल्ड एज ओल्ड सिस्टमैटिक्स। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? ओल्ड सिस्टमैटिक्स। जैसे कि मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर। ठीक है, तो अगर हम रूट, स्टेम, लीफ या फ्लावर के बेसिस पे किसी भी पर्टिकुलर प्लांट को कोई भी एक ग्रुप असाइन कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? ओल्ड सिस्टमैटिक्स। ठीक है, आगे बढ़ते समझ। अगला है न्यू सिस्टमैटिक्स और नियो सिस्टमैटिक्स। न्यू सिस्टमैटिक्स या नियो सिस्टमैटिक, इसको प्रपोज किया था हक्सले ने। ठीक है, अब देखो नियो सिस्टमैटिक्स के अकॉर्डिंग जितनी भी स्टडी होती है, जितनी भी टाइप की स्टडी होती है, वो सारे ही टाइप की स्टडी इंक्लूड होती है नियो सिस्टमैटिक में। मतलब कि अगर आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को ग्रुप असाइन कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर, या फिर सेल का डेवलपमेंट हो गया, ठीक है, सेल की स्ट्रक्चर, सेल की फंक्शनिंग, ठीक है, या फिर उसका एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, या फिर जेनेटिक रिलेशनशिप। ठीक है, अगर आप इनमें से कोई भी कैरेक्टर का, सारे ही कैरेक्टर का यूज कर रहे हो टू असाइन अ पर्टिकुलर ग्रुप टू एन ऑर्गेनिज्म, देन इट इज कॉल्ड एज नियो सिस्टमैटिक्स। ठीक है, आगे बात समझे। अब हम सिस्टमैटिक्स की स्टडी जब भी कर रहे हो, हम सिस्टमैटिक्स की स्टडी जब भी कर रहे हो, इनडायरेक्टली हम स्टडी किसकी कर रहे हैं? डायवर्सिटी। ठीक है, और डायवर्सिटी का मतलब वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जितनी भी वैरायटी के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो कोई प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वैरायटी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स हो या वैरायटी ऑफ लिविंग थिंग्स हो। मतलब से सीधी सी कहने की बात है कि किसी भी पर्टिकुलर
पर्टिकुलर एरिया में, किसी पर्टिकुलर कंडीशन में अगर जितने भी वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं, डायवर्सिटी। ठीक है, तो सिस्टेमैटिक्स में जो है सिर्फ स्टडी मतलब कि हो ही किसकी रही है, डायवर्सिटी की। हम इसी डायवर्सिटी की स्टडी को अलग अलग तरीके से बोल रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम इसी डायवर्सिटी के रेफरेंस में ओल्ड सिस्टमैटिक्स में बात करते हैं, ठीक है, तो ओल्ड सिस्टमैटिक्स में सिर्फ एक लिमिटेड डायवर्सिटी की स्टडी हो रही है। ठीक है, जैसे अब सिर्फ मॉर्फोलॉजी सिर्फ एक ही कैरेक्टर को कंसीडर कर रहे हैं। ओल्ड सिस्टमैटिक में हमने सिर्फ एक ही कैरेक्टर को कंसीडर किया है ना, तो हमारे लिए वो एक लिमिटेड डायवर्सिटी तो हो गई। बट अगर हम न्यू सिस्टमैटिक देखें तो बहुत सारे कैरेक्टर इंक्लूड हो रहे हैं, है ना, बहुत सारे कैरेक्टर्स की स्टडी कर रहे हैं हम, जिसकी बेसिस पे हम किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को एक ग्रुप प्रोवाइड करेंगे, है ना। तो अब देखो नियो सिस्टमैटिक्स को हम डिफाइन किस तरह से कर सकते हैं, स्टडी ऑफ अ वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज नियो सिस्टमैटिक और न्यू सिस्टमैटिक। ठीक है, आगे बात समझो। तो ये तो था सिस्टमैटिक। ठीक है, काम करो इसके नोट्स बना लेते हैं यहां तक, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जो आप लोगों ने ऐड नहीं किया है वो ऐड कर लेना साथ में। आपने जैसे ये दोनों वर्ड नहीं लिखे हुए हैं, है ना, लिख लो। टैक्सोनॉमी, is made up of two words. Taxonomy is made up of two words. Taxus arrangement, and nomos means laws. Study of procedure, study of procedure and classification of an organism is called taxonomy. Is called taxonomy. Branch of botany, branch of botany in which we study taxonomy is called systematic botany. Is called systematic botany. ठीक है, फुल स्टॉप। अगर पहले in taxonomy we generally study 4 points. We generally study 4 points. पहला देखो आइडेंटिफिकेशन, फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन, फिर वो रिकॉग्निशन of an organism on the basis of similar or dissimilar characters. On the basis of similar or dissimilar characters. ठीक है, फुल स्टॉप। सेकेंड को नॉमेनक्लेचर, naming of an organism, थर्ड
देखो क्लासिफिकेशन, थर्ड क्लासिफिकेशन। जैसे लो असाइनिंग, असाइनिंग a particular group, assigning a particular group to an organism on the basis of similarity or dissimilarity, on the basis of similarity or dissimilarity। फोर्थ देखो एफिनिटीज, फोर्थ एफिनिटीज। एफिनिटीज का मतलब हो इंटर रिलेशनशिप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इंटर रिलेशनशिप का सिंपल सा मतलब है कि जैसे ये हमारे पास एक ग्रुप था, ठीक है, इसमें हमने बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रखे हुए हैं, ठीक है, तो ये सारे ऑर्गेनिज्म किस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है, किस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड है, इसे हम क्या बोलते हैं, इंटर रिलेशनशिप। क्योंकि उन दो ऑर्गेनिज्म में कुछ ना कुछ रिलेशन तो है, कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी तो है, जिसकी बेसिस पे उन दोनों को एक ही ग्रुप मिला हुआ है, ठीक है। तो अगर हम उसी की स्टडी कर रहे हैं कि किस तरह से दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से रिलेटेड है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एफिनिटीज, ठीक है। अब देखो ये डालो सिस्टमैटिक्स। have been derived from Greek word systema, have been derived from Greek word systema, which means systematic arrangement of an organism, which means systematic arrangement of an organism। Okay, full stop, otherwise systematic term was introduced by Linnaeus, Linnaeus, Linnaeus। Okay, full stop, otherwise systematics is the study of diversity of an organism, the study of diversity of an organism। ठीक, इस लाइन को अंडरलाइन करो, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो हमने लिखा हुआ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, उसे भी अंडरलाइन करो, ठीक है। ये दोनों लाइन बहुत बार आ चुके हैं एग्जाम में, ठीक है। देखो इस चैप्टर से क्या होगा, इस चैप्टर से एक क्वेश्चन कंफर्म रहता है, ठीक है। ये छोटा चैप्टर है, आसान चैप्टर है, और इस चैप्टर से एक क्वेश्चन हर साल कंफर्म रहता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन का मतलब 4 नंबर, और ये 4 नंबर बहुत ही आसानी से स्कोर किए जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कोई एक नंबर से भी सिलेक्शन से बाहर हो जाता है, ठीक है। तो ये छोटा ही चैप्टर है, आसान चैप्टर है, और बहुत ही आसानी से स्कोरिंग चैप्टर है, ठीक है, आप स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ ही टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जनरली बनते हैं, ठीक है। पहला तो हम लोग पढ़ चुके हैं जो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफरेंशिएशन है, ठीक है। तो उसमें जो ग्रोथ के जो एग्जांपल है, ठीक है, जो रिप्रोडक्शन के एग्जांपल है, ठीक है, जनरली इन्हीं दो एग्जांपल से, दोनों ही फैक्टर के एग्जांपल से क्वेश्चन बहुत पूछे गए,
ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है सिस्टमेटिक से, ठीक है, या नॉमेनक्लेचर के रूल से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो आगे जैसे जैसे बढ़ते चलेंगे बताता हूँ। अब देखो सिस्टमेटिक्स is of two types. Systematics is of two types. पहला लो फर्स्ट ओल्ड सिस्टमेटिक्स, पहला है ओल्ड सिस्टमेटिक्स। if organism are being classified on the basis of morphology, on the basis of morphology, ठीक है। फुल स्टॉप। एग्जांपल morphology of root, morphology of root, comma stem, comma leaf, etc. Full stop. It includes study of limited. It includes study of limited diversity. It includes study of limited diversity. सेकेंड देखो न्यू सिस्टमेटिक्स, सेकेंड है न्यू सिस्टमेटिक्स और नियो सिस्टमेटिक्स। इसे लो गिवन बाय हक्सले, गिवन बाय it includes classification of an organism on the basis of external structure, internal structure, cellular development, cellular structure, cellular function, evolutionary history, and genetic relationship, Full stop. It includes diversity. It includes diversity of a large variety. ठीक है। अब अगर हम थोड़ी सी डाइवर्सिटी की बात करें तो ठीक है, तो मैक्सिमम डाइवर्सिटी जो है ये कहां प्रेजेंट होते हैं? मैक्सिमम डाइवर्सिटी पहले बताया ट्रॉपिकल, हाँ, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। ठीक है, मैक्सिमम डाइवर्सिटी इज प्रेजेंट इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और इंडिया में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट किन एरिया में प्रेजेंट है? आसाम,
मेघालय, साउथ स्टेट्स, ठीक है। सेकेंड मैक्सिमम डाइवर्सिटी कहां प्रेजेंट है? कोरल रीफ्स, सेकेंड मैक्सिमम डाइवर्सिटी इज प्रेजेंट इन कोरल रीफ्स। ठीक है, और पूरे वर्ल्ड में 1.7 टू 1.8 मिलियन टाइप ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट है। ये ध्यान रखना 1.7 टू 1.8 मिलियन टाइप ऑफ स्पीशीज है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म नहीं है। ठीक है, हालांकि आपको यही डेटा फॉलो करनी है, एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी 11 के एनसीईआरटी ले लेना। ठीक है, तो वहां पे जो डेटा दिया होगा उस डेटा को अंडरलाइन कर देना, आपको वही डेटा फॉलो करना है। ठीक है, फिर भले ही प्रेजेंट टाइम में डेटा बढ़े हैं, ठीक है, बट डेटा आपको वही फॉलो करना है, सारे न्यूमेरिकल डेटा आपको वही फॉलो करने हैं जो एनसीईआरटी में दिए हुए। न्यूमेरिकल डेटा में कोई भी चेंज नहीं होगा कभी भी। ठीक है, तो सारे एनसीईआरटी वाले न्यूमेरिकल डेटा आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में सही वही माना जाएगा। ठीक है, 1.7 1.8 मिलियन टाइप ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट इन आवर वर्ल्ड। ठीक है, नेमिंग के लिए बहुत सारे रूल्स आए थे, बहुत सारी वैरायटीज आई नॉमेनक्लेचर। ठीक है, पहला है पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, देखो पॉली का मतलब मेनी। ठीक है, अगर आप किसी भी ऑर्गेनिज्म की नेमिंग कर रहे हो जिसमें बहुत सारे वर्ड्स प्रेजेंट हो, ठीक है, जिसमें बहुत सारे वर्ड्स प्रेजेंट हो तो वो इंक्लूड होता है इन पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल कैनोफाइलम, कैनोफाइलम का नाम साइंटिफिक नेम ये है कैरोफाइलम का साइंटिफिक नेम। कैरोफाइलम सैक्सेटाइलिस, फॉलिस, ग्रेमिनिस, एमिलेटिस, कोरैमिनिस। ठीक है, तो अब देखो पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था कि इसमें बहुत सारे वर्ड्स यूज होते थे। ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स यूज होते थे, कभी-कभी कुछ ऑर्गेनिज्म के नाम 18 19 वर्ड्स के भी हो जाते थे। ठीक है, तो अगर इतना बड़ा नाम है तो उस नाम को आप आसानी से रट तो नहीं सकते हो, है ना, उस नाम को आसानी से पढ़ा नहीं जा सकता, है ना, तो यही पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर का सबसे बड़ा ड्रॉबैक बन गया। ठीक है, और इसी वजह से हम पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर यूज नहीं करते। ठीक है, अच्छा, ये पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर जो उस टाइम में किया जा रहा, जो ऑर्गेनिज्म के नेम रखे जा रहे थे, वो जनरली उनकी बॉडी में प्रेजेंट फीचर्स के बेसिस पे रखे जा रहे थे। ठीक है, उनकी बॉडी में जो कैरेक्टर प्रेजेंट है, जो कैरेक्टर हमें जनरली दिखाई दे जाते थे, हम उसी कैरेक्टर के बेसिस पे उस पर्टिकुलर प्लांट का, उस पर्टिकुलर एनिमल का नाम रख देते थे। ठीक है, जैसे कि कैरोफाइलम का मतलब होता है वो कोई भी प्लांट जो ग्रो करता है कहां पे, रॉक्स पे, उन्हें हम बोलते हैं कैरोफाइलम। ठीक है, ग्रैमिनिस ग्रास लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, अम्बिलिटिस, कोरिन, ये सारे स्ट्रक्चर है फ्लावर के। ठीक है, फॉलियर लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हम पहले क्या करते थे कि हम किसी भी कैरेक्टर के बेस पे, जो कैरेक्टर हमें जनरली दिखाई दे रहा है,
हम उसी कैरेक्टर के बेसिस पे किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम दे देते थे। ठीक है, अब हमें बहुत सारे कैरेक्टर दिखते थे तो हम उसी बहुत सारे कैरेक्टर की वजह से बहुत सारे वर्ड्स इंक्लूड कर देते थे किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम रखने में। ठीक है, और यही बहुत सारे वर्ड्स इंक्लूड करना ही पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर का ड्रॉबैक बन गया। ठीक है, तो हम प्रेजेंट टाइम में पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर यूज नहीं करते, बहुत ही रेयरली यूज किया जाता है जब कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म मान लो कोई बहुत ज्यादा एक्सेप्शन है। ठीक है, तभी हम पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर यूज कर लेते हैं, नहीं तो पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर यूज नहीं किया जाता। ठीक है, अपने लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, ये है अपने सिलेबस में हमें यही पढ़ना है। ठीक है, इसको लिख लो पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर। if many words are used for naming of an organism, for naming of an organism. Okay, full stop. Example is karyophile. Example, karyophile. इसका साइंटिफिक नेम लिखो कैरियोफाइलम, सेक्सेटेलस, फॉलेस, ग्रैमिनियस, GRAMINIUS, अम्बलेटिस, UMBELLATIS, अम्बलेटिस, कोरम्बिस, CORYMBIS। ठीक, अब सेकंड लिखो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाई का मतलब दो। ठीक है, तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग हम अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम रख रहे हैं तो उसमें कितने वर्ड्स होने चाहिए? दो। इसे हम बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है इसको सबसे पहली बार प्रपोज किया था गैस्पर्ड बोहीम ने। ठीक है, फिर आए कैरलस लेनियस। कैरलस लेनियस ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को, ठीक है, लार्ज स्केल पे यूज किया, लार्ज स्केल पे यूज किया। और जनरली जितने भी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के प्रोसीजर होंगे, जितने भी रूल्स होंगे, वो सारे ही प्रोसीजर, सारे ही रूल्स किसने बनाए? कैरलस लेनियस। और यही रीजन है कि हम कैरलस लेनियस को ही फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखना कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने किया था? गैस्पर्ड बोहीम ने। ठीक है, बट फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कौन है? कैरलस लेनियस। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। अब देखो, कैरलस लेनियस ने प्लांट्स और एनिमल्स दोनों का ही नोमेनक्लेचर किया। ठीक है, अब देखो, कैरलस लेनियस ने बुक लिखी स्पीशीज प्लांटेरम। ठीक है, कैरलस लेनियस ने बुक लिखी स्पीशीज प्लांटेरम। ठीक है, और ये बुक पब्लिश हुई 1 मई 1753 में। ठीक है, और इस स्पीशीज प्लांटेरम में कैरलस लेनियस ने प्लांट्स को नेमिंग करने के लिए, प्लांट्स की नेमिंग करने के लिए, प्लांट्स के नोमेनक्लेचर के लिए रूल्स मॉडिफाई किए।
रूल्स बनाए, ठीक है। तो प्लांट का नेम, प्लांट का नॉमेनक्लेचर करने के लिए रूल्स आपको कहां मिलेंगे? स्पीशीज प्लांटेरम में, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, स्पीशीज प्लांटेरम जो है ये पब्लिश कब हुआ? 1 मई 1753 में, ठीक है। तो जितने भी प्लांट के नाम 1753 से पहले रखे गए थे, ठीक है, वो आज के टाइम में इनवैलिड है, अनएक्सेप्टेड है, उन्हें हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और जितने भी नाम हम एक्सेप्ट करते हैं वो हमेशा ही 1753 के बाद वाले ही है, ठीक है। 1753 से पहले जितने भी नाम दिए गए थे, जितने भी प्लांट्स के, वो सारे कैसे इनवैलिड, अनएक्सेप्टेड, ठीक है। आगे बात सुनिए। अब चलते हैं एनिमल्स की तरफ। एनिमल्स के रूल्स, एनिमल्स के नॉमेनक्लेचर के रूल के लिए उन्होंने बुक लिखी सिस्टेमा नेचुरी, ठीक है। ये सिस्टेमा नेचुरी का जो 10th एडिशन था, इस 10th एडिशन में प्रॉपर एनिमल्स की नेमिंग के लिए रूल मॉडिफाई हुए थे, ठीक है। और ये जो बुक पब्लिश हुई, ये बुक पब्लिश हुई ऑन 1 अगस्त 1758, ठीक है। तो एनिमल की नॉमेनक्लेचर के लिए आपको रूल कहां मिलेंगे? सिस्टेमा नेचुरी में, सिस्टेमा नेचुरी के 10th एडिशन में। ये बुक पब्लिश कब हुई? 1 अगस्त 1758 में। तो अब 1758 से पहले जितने भी एनिमल के नाम रखे गए थे वो सारे कैसे हो गए? इनवैलिड, अनएक्सेप्टेड, ठीक है। आगे बात समझ। तो जितने भी नाम रखे जाते हैं वो इन्हीं डेट के अकॉर्डिंग रखे जाते हैं, ठीक है। आगे बात समझ। ये ध्यान रखना कि स्पीशीज प्लांटेरम बुक इसकी स्टडी को इंक्लूड करता है, सिस्टेमा नेचुरी इसकी स्टडी को इंक्लूड कर रहा है, ठीक है। और दोनों बुक वैलिड, दोनों बुक पब्लिश कब हुई, ठीक है। देखो बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर, it was introduced by Gaspard Bohin, Gaspard, Gaspard Bohin, okay, full stop. Alright, this nomenclature was used on large scale by Carolus Linnaeus, full stop. He is regarded as father of binomial nomenclature. He is regarded as father of binomial nomenclature. Okay, full stop. पहला पॉइंट देखो, Linnaeus wrote a book, Species Plantarum, which included the study of rule of nomenclature for plants. Full stop. इसी पॉइंट में कंटिन्यू करो। It was published on 1st May 1753, from where the initiation of nomenclature for plants begins. So any name
proposed any name proposed before this date is unaccepted today. अला पढ़ लो. For nomenclature of animals, for nomenclature of animals, he wrote book Fishtema Naturally. Fishtema Naturally. Fishtema Fishtema Naturally. Naturally. ब्रैकेट में लिखो 10th एडिशन. ब्रैकेट में 10th एडिशन. Which was published on 1st August 1758. Okay. So any name proposed before